टू साइको प्रोफेसर। तो लास्ट वीडियो में हमने लास्ट के 2 वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या निमोनिक पढ़ा था? हमने पढ़ा था ईए स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, और इससे हमारी कौन सी नर्व्स निकलती हैं? इससे निकलती है हमारी नंबर 1 एफरेंट नर्व्स और इससे नंबर 2 एफरेंट नर्व्स। ठीक है, ये कहाँ जाती है? ये आपका सीएनएस है। सीएनएस से बाहर जो आएगी वो ई, ठीक है, और जो अंदर जाएगी वो कौन सी? वो होगी आपकी एफरेंट नर्व। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ जो हमारे पास ईए है, इसमें पढ़ाने वाला कौन है? इसको पढ़ाने वाला है हम, यानी कि आपके साइको प्रोफेसर। ठीक है, सो ईपीए ये आज का न्यू निमोनिक है, इसको आपको याद रखना है। ओके, अब ये क्या है इसको हम देखते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है 1957 से। ठीक है, जहां पे आपके मिस्टर चार्ल्स एस ऑसगुड, ठीक है, ये निकालते हैं एक स्केल। इनके साथ 2 लोग और थे, एक का नाम था सूसी, ठीक है, और एक और कोई +1, एक और कोई इचेन बम, ऐसा करके कुछ नाम था उनका, वो थे इनके साथ में। तो इन तीनों ने मिलके 1957 में एक चीज निकाली जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ठीक है, तो जो हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली उनको मालूम है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पीवाईक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया 1957 में सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के बारे में। ठीक है, अब ये स्केल क्या मेजर करती है? ये मेजर करती है आपके एटीट्यूड। ठीक है, आपकी अभिवृत्ति को ये मेजर करती है। ठीक है, अभिवृत्ति को ये मेजर करती है। ठीक है, आपका एटीट्यूड किस प्रकार का है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके। साथ ही साथ इसमें आपके एटीट्यूड के साथ आपके ओपिनियंस भी आ सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत अगर वैल्यूज की बात करें, ठीक है, या आपका किस तरह का परसेप्शन है वो सब, लेकिन मेनली ये किसके अराउंड रिवॉल्व होता है? ये रिवॉल्व होता है अराउंड एटीट्यूड। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ओएसडी यानी कि ऑसगुड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ठीक है, चार्ल्स एस ऑसगुड नाम था उनका। ठीक है, 1957, तो ऑसगुड डिफरेंशियल स्केल। तो ये जो ओएसडी है हमारी, ठीक है, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया कई सारे वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वो जिन चीज पे निकल के आए, ठीक है, 3 ऐसे मेजर एलिमेंट उन्होंने देखे जो हर कहीं उनको देखने को मिल रहे थे। वो कौन कौन सा था? वो जो 3 पैरामीटर्स थे वो थे उनके ई, देन पी एंड देन ए। ठीक है, ई से क्या था? ई से था उनके पास इवेल्युएशन, ठीक है, पी से थी उनके पास पोटेंसी एंड ए से थी उनके पास एक्टिविटी। ठीक है, इवेल्युएशन, पोटेंसी एंड एक्टिविटी, तो आपके जितने भी एटीट्यूड्स वगैरह है, ठीक है, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा? मेनली इनके अराउंड। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने ये बता दिया, लेकिन अब स्टडी किसके बारे में बात कर रहे थे? स्टडी की बात करने से पहले जो स्केल आप जानते हैं ऑलरेडी वो है लाइकर्ट स्केल। ठीक है, उसमें क्या होता है? यहाँ पे होता है स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, यहाँ पे होता है डिसएग्री, ठीक है, फिर देन यहाँ पे होता है 0, फिर यहाँ पे होता है एग्री एंड देन यहाँ पे होता है स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, ये स्केल आपने देखा होगा, कहाँ पे देखा होगा? आपने ऑनलाइन जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वहां पे आपने इस टाइप की एक स्केल देखी होगी। ठीक है, जहां पे आपको न्यूट्रल रहने का मौका मिलता है, डिसएग्री का, स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, तो ये एक किस टाइप का स्केल कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका एक लाइकर्ट टाइप का स्केल। ठीक है, मेनली हम इसको कहाँ यूज करते हैं? सर्वेज में यूज करते हैं, प्लस आपकी जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सर्वे प्रेक्षण वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी लाइकर्ट स्केल। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें लाइकर्ट स्केल में क्या देख रहे हैं आप? केवल मान लीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो स्केल्स है इसका इस्तेमाल कौन करता है? प्रोडक्ट्स मार्केटिंग के फील्ड के लोग, है ना, कंज्यूमर्स, ये सब इनका इस्तेमाल करते हैं इन स्केल्स का मेनली। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी। ओके, ठीक है, तो मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट मान लीजिए आपका यहाँ पे आपने खरीदी है एक बुक। ठीक है, एक बुक खरीदी है आपने, किसकी? हमारे चैनल की, यानी कि साइको प्रोफेसर की बुक खरीदी आपने। देन आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई प्रमोशन नहीं है, अमेजन पे, किसी भी वेबसाइट पे आप क्या करते हैं? उसको बाय करते हैं। ठीक है, देन आपसे पूछता है, आपको ये बुक में पसंद नहीं आती आपको। ठीक है, मान लीजिए बुक पसंद नहीं आती आपको। ठीक है, तो अब क्या आता है? आप जाते हैं कस्टमर केयर में। कस्टमर केयर में क्या करते हैं आप? इसके बारे में फीडबैक देते हैं कि ये बुक अच्छी नहीं है, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, देन क्या होता है? आपको वो एंड में क्या देता है? एक इस तरह से देता है फीडबैक देने के लिए। ठीक है, कस्टमर फीडबैक देने के लिए वो जो क्लाइंट है, जो वहां पे बैठा हुआ है, वो क्या देता है आपको? इस तरह की एक स्केल देता है। ठीक है, कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको कि लाइकर्ट स्केल का इस्तेमाल आप डेली करते हैं।
जब जब ऑनलाइन शॉपिंग की आपने, आपको मौका दिया गया है, ठीक है। बी इट जोमेटो, स्विगी, इन लोग भी किसका इस्तेमाल करते हैं आपके लाइकर्ट स्केल का, ठीक है। तो आपने क्या करते हैं, आप अगर आपको फूड अच्छा लगा या आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप क्या, या फिर आपको जो कस्टमर से आपने कंप्लेंट की थी उसको आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला तो आप क्या करेंगे, एग्री करेंगे, स्ट्रांगली एग्री करेंगे, ठीक है, डिसएग्री करेंगे एंड स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने की है कि आपके पास कौन सा पैरामीटर मिला आपको, सिर्फ केवल आपको मिला कि सेटिस्फाइड, ठीक है। मान लीजिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, सेटिस्फेक्शन की बात करें तो आपके पास क्या ऑप्शन था, इधर आप एग्री करेंगे, ठीक है, या फिर आप डिसएग्री करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, इधर एग्री करेंगे डिसएग्री करेंगे, ठीक है। तो आपके पास सेटिस्फाइड का कोई रेसिप्रोकल, ठीक है, या सेटिस्फाइड का कोई आपके पास पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कोई क्या नहीं है आपके पास, पर्यायवाची नहीं है सेटिस्फाइड का, बीट डिससेटिस्फाइड कह सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है आपके पास, ठीक है। अगर आपको मालूम पड़ा कि जो आपने खाने के बारे में कंप्लेंट की कि ना कि खाना गर्म था या ठंडा था, तो मान लीजिए हॉट था, ठीक है, और कोल्ड था, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे आपको दो पैरामीटर्स मिल जाते हैं, राइट, हॉट एंड कोल्ड। तो जहां पे ये हॉट एंड कोल्ड की एंट्री हो जाएगी, वहीं से आ जाएंगे हमारे 1957 के भाई साहब, जिनका नाम था चार्ल्स एस ऑसगुड, और उनका जो स्केल था वो था ऑसगुड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ठीक है। अब चलते हैं हम 2021 के प्रश्न के ऊपर। ऑल राइट, तो अब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये आपके 2021 का सवाल नंबर 21, ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट कंसिडर्ड, किसको कंसिडर नहीं किया जाता, आयाम का उदाहरण नहीं माना जा सकता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द किसका, इवेल्युएटिव। अच्छा, आपको इवेल्युएटिव बन के यहाँ क्या होगा, आपको स्ट्राइक किया, ठीक है, कि आपने अभी अभी कहीं पे इवेल्युएशन सुना था, ठीक है, चंद मिनटों पहले, ठीक है। इवेल्युएटिव डिमेंशन, ठीक है, वहां हमने तीन पैरामीटर्स की बात की थी, उसमें से एक पैरामीटर डिमेंशन कौन सा है, इवेल्युएशन या फिर इवेल्युएटिव, किसका, ऑसगुड सिमेंटिक डिफरेंशियल, ठीक है। नाउ अब आपको मालूम है ऑसगुड भाई साहब की एंट्री कब हुई थी, इनकी एंट्री हुई थी 1957 में सुशी जी के साथ, ठीक है, और एक और +1 एक और आदमी थे उनके साथ, ठीक है, इनकी एंट्री हुई थी 1957 में। अब हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी मालूम है कि तीन डिमेंशंस होते हैं, ठीक है। तीन डिमेंशंस कौन कौन से, EA स्पोर्ट्स एफरेंट एंड एफरेंट नर्व्स, एंड देन हम पढ़ा रहे हैं यानी कि साइको प्रोफेसर, तो EPA मींस इवैल्यूएटिव पोटेंसी एंड देन आपका एक्टिविटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये जो डिमेंशंस हैं, इवैल्यूएटिव डिमेंशंस, ये डिमेंशंस क्या बताते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम उनके बारे में, लेकिन उसके पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया है क्लीन डर्टी, स्लो फास्ट, गुड बैड, काइंड क्रूएल, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इनके डिमेंशंस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस विद द सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, पीपल फिलिंग इन द क्वेश्चनियर, जो आप हॉट एंड कोल्ड फूड का रिव्यू कर रहे थे, है ना, वो क्या दिया आपको, हाउ मच ऑफ अ ट्रेट, ये क्या है, एक ट्रेट है, फूड के बारे में ट्रेट है कि इधर इट इज कोल्ड और हॉट, ठीक है, और क्वालिटी द आइटम हैज, तो जो आइटम है आपके पास फूड, ठीक है, जो फूड आपने परचेज किया उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं ऑसगुड सिमेंटिक स्केल के अंदर कि वो क्या वो हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। देन आप अपना रिव्यू यहाँ पर आप देंगे, ठीक है। लेकिन लाइकर्ट स्केल में क्या होता है, लाइकर्ट स्केल में हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, या तो हमको एग्री होना पड़ेगा या फिर डिसएग्री होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हॉट के बारे में बात करें तो क्या वो गर्म है या गर्म नहीं है, ठीक है, यस और नो। लेकिन हमको यहाँ क्या मिल रहा है, दूसरे OSD में क्या ऑप्शन मिल रहा है, हमको ये मिल रहा है कि गर्म है तो हम उसको गर्म बताएंगे, एंड देन खाना अगर ठंडा है तो हम उसको ठंडा बताएंगे, ठीक है। तो ये है डिफरेंस आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में लाइकर्ट प्लस ऑसगुड के बीच में, ठीक है। तो अगर आपको असर्शन रीजन के सवाल इस तरह से आता है, या फिर मान लीजिए कोई MCQ आता है कि लाइकर्ट स्केल एंड OSD के बीच डिफरेंसेस, तो नाउ यू कैन इजीली मेक इट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उसके डिमेंशंस के बारे में। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इवैल्यूएशन, पोटेंसी एंड एक्टिविटी। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जनरली कंटेन एडजेक्टिव्स फ्रॉम ऑल थ्री डायमेंशंस, ठीक है। तो कोई एडजेक्टिव होगा, मान लीजिए फूड था तो उसके पास क्या होंगे, हर डायमेंशन के उसके पास पैरामीटर्स होंगे, इवैल्यूएशन का भी होगा, पोटेंसी का भी होगा एंड एक्टिविटी का भी होगा। एग्जांपल देखते हैं, इवैल्यूएशन में क्या आएगा, क्या वो खाना गुड या बैड है, ठीक है, या फिर वो जो पोटेंसी है उसकी हार्ड एंड सॉफ्ट, क्या खाना वो बहुत, जो आपने रोटी मंगाई है बहुत कड़क है या सॉफ्ट है, इस तरह से समझ सकते हैं हम, ठीक है, अगर हमने फूड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो, ठीक है। एंड देन एक्टिविटी, फास्ट स्लो, उसकी जो डिलीवरी हुई थी फूड की वो फास्ट थी या स्लो थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ तीन डिमेंशंस मिले आपको, थ्री डायमेंशंस, इवैल्यूएशन मिला आपको पहला, देन आपको पोटेंसी मिली, एंड देन आपको क्या मिली, एक्टिविटी, ठीक है। इसी के साथ साथ लिस्ट ऑफ इवैल्यूएटिव एडजेक्टिव पेयर्स आर इंक्लूडेड इन अ टेक्स्ट बाय ऑसगुड, सुसी एंड टानेनबॉम, ठीक है। इन्होंने कब बताया था, 1957 के अंदर बताया था। तो यहां पर देखिए ये आपके लिए सेटअप किया हुआ है, ठीक है, डिमेंशंस, इवैल्यूएशन, पोटेंसी एंड एक्टिविटी,
इसको देख लीजिए एंड देन आपके एग्जाम्स में अगर ये आता है तो सवाल यहीं से बनेगा जिस प्रकार से लास्ट टाइम बना था। ठीक है, इवैल्यूएशन में क्या क्या देखेंगे हम, बैड एंड गुड। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, ये बाइपोलर बता रहे हैं। ठीक है, ए एंड बी के बीच कहां पे लाई करना है वो हमको बता रहे हैं। बैड और गुड रहेगा, या चीप एंड एक्सपेंसिव है, फुलिश वाइज, अगली ब्यूटीफुल, डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट एंड क्रूएल एंड काइंड। पोटेंसी बात करें, वीक स्ट्रॉन्ग, इंडेसिसिव डेसिसिव, सॉफ्ट हार्ड, इंपोर्टेंट पोटेंट, सिवियर लीनियंट, कोवर्डली ब्रेव। एक्टिविटी में पैसिव एक्टिविटी, पैसिव एंड एक्टिव, लेजी, इंडस्ट्रियस, एमलेस, मोटिवेटेड, काम, एक्साइटेबल, स्लो, फास्ट, अनइमोशनल एंड इमोशनल। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशंस हैं आपके लिए, तो इनको एक बार आप रीड करके जाइएगा। ठीक है, एग्जाम के पहले, कि अगर मान लीजिए इस टाइम अगर आपसे 2022 में पूछ ना ले इससे सवाल तो। ठीक है, तो यहीं पे आपने देखा एक्टिविटी में, ये जो आप देख रहे हैं यहीं से आपका आता है 2021 का आंसर। ऑलराइट, अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्लीन, डर्टी, स्लो, फास्ट, ये जो आपका आंसर है। गुड, बैड एंड काइंड एंड क्रूअल, स्वच्छ, मलिन, अच्छा, बुरा, मंद, तीव्र, दयालु एंड निर्भय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, मंद या तीव्र, ना, स्लो, फास्ट। ठीक है, ओके। अब जब इतना सब हमने पढ़ लिया है तो हम एग्जांपल भी देख ही लेते हैं। ये जो आपका एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एक टर्म दिया हुआ है, इसके बारे में आपको दिया हुआ है यहाँ पे। गुड, एनर्जी गुड है कि बैड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, पैसिव, एक्टिव, वेट, ड्राई, हॉट, कोल्ड, मीनिंगफुल, है ना। इस टाइप की होती है आपकी कौन सी स्केल, आपकी ऑसगुड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ठीक है, ये जो स्केल होती है ये कितने होती है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 रेटिंग की स्केल होती है, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ एंड बीच में न्यूट्रल, मतलब आपको न्यूट्रल रहने का भी यहाँ पे मौका मिलता है। ठीक है, +1 +2 +3 एंड देन -1 -2 -3। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे इसमें गुड कहाँ पे है, गुड आपका -3 पे है। एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो कितनी है वो, +2 में है। इस तरह से ये स्केल काम करती है आपकी ऑसगुड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। अभी एग्जाम के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, बाकी हम डिस्कस करेंगे हमारे एडवांस लेक्चर्स में। ऑलराइट, ओके, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 22, योग के संबंध में भारतीय दर्शन, है ना, इंडियन फिलॉसफी के किस मत में प्रकृति स्वयं पर परम सत्य के सिद्धांत के रूप में अलग रहती है और यह केवल पुरुष की उपस्थिति में क्रियाशील और सेवार्थ उपलब्ध रहती है। इन विच स्कूल्स ऑफ इंडियन थॉट अबाउट योगा, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ सीधे सीधे बात कर रहे हैं आपकी यूनिट 1 से उठाया हुआ सवाल। प्रकृति रिमेन्स आइसोलेटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इनटू सेल्फ एंड इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस एंड सर्विस ऑफ पुरुषा। ठीक है, तो जहां भी प्रकृति एंड पुरुष इनकी बात होगी, अब समझ जाइए कौन सी फिलोसफी की बात हो रही है। ये बात हो रही है आपकी सांख्य फिलोसफी की। ठीक है, सांख्य फिलोसफी की बात हो रही है, ना ये सहज योग है ना वेदांत है। वेदांत क्या होता है, वेद होता है, वेद का अंत। ठीक है, जो हमारे एंशिएंट वेदास है उनका जो अंत करने की फिलोसफी दर्शन है। ठीक है, कि वेद वगैरह में कुछ नहीं है, उनका अंत करना चाहिए, ये किसकी बात करता है, वेदांत बात करता है। ठीक है, इंटीग्रल योगा फिलोसफी अलग चीज है एंड सहज योगा भी अलग चीज है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सांख्य। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको डिस्कस करने में ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको बाकी सारी चीजें नहीं मालूम है तो आपको समझ में नहीं आएगा इजीली, और टाइम कम है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 ये बोल रहा है, पैटर्न ऑफ फेमिलियर ट्रांसमिशन ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस IQ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज इन्वेस्टिगेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 स्टडीज दी हुई हैं आपको। कौन कौन सी है, लिंकेज एनालिसिस स्टडीज, एडेप्शन स्टडीज, एसोसिएशन स्टडीज एंड सेग्रीगेशन एनालिसिस स्टडीज। संयोजन विश्लेषण का अध्ययन, अंगीकरण अध्ययन, समुद्रता अध्ययन, वियोजन विश्लेषण अध्ययन। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि एक जनरेशन है, मान लीजिए आपके फादर है, ठीक है, एंड देन आप हैं सन और डॉटर। ठीक है, तो ये कौन सी हुई आपकी जेन 1 और ये क्या हुई आपकी जेन 2, है ना। तो जेन 1 से जेन 2 में जब क्या आएगी, आपका ट्रांसमिशन होगा, है ना, फेमिलियल ट्रांसमिशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बुद्धि के कौटुंबिक अंतरण के स्वरूप को। ठीक है, फेमिलियल ट्रांसमिशन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, जिस प्रकार से पिता इंटेलिजेंट होगा उसी प्रकार से सन एंड डॉटर भी होंगे। इस टाइप की यहाँ कुछ लिंक वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो ये पूछ रहे हैं इन स्टडीज में से कौन सी स्टडी है जो इसको इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या सही में जेन 1 से जेन 2 में इंटेलिजेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास एडॉप्शन स्टडीज हैं, तो ये सारी जो स्टडीज हैं ये किससे रिलेट करती हैं, ये करती हैं आपके जेनेटिक्स से। ठीक है, आपके लिए अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि जो आपके जीन्स हैं, ठीक है, जीन्स उनकी स्टडीज है सारी, एडॉप्शन स्टडीज, एसोसिएशन स्टडीज, सेग्रीगेशन एनालिसिस स्टडीज एंड लिंकेज एनालिसिस स्टडीज। ठीक है,
तो इसी स्टडीज में जेनेटिक्स में अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं हम इसी जेनेटिक्स में, ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंस का करेंगे हम वो किस में करेंगे, वो करेंगे हम संयोजन विश्लेषण अध्ययन, है ना, लिंकेज एनालिसिस स्टडीज, क्योंकि हमको क्या करना है जेन 1 से जेन 2 में हमको क्या करना है, इसको लिंक करते हुए चलना है, ठीक है। देन यहाँ पे लिंकेज एनालिसिस स्टडीज की बात होगी। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कि सिंपली किसके बारे में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स के बारे में करते हैं, ठीक है। इसमें अब डिसऑर्डर वगैरह आ जाएगा, या फिर हम कल्चर की बात कर सकते हैं, ठीक है। एक कल्चर में जीन्स कैसे जाते हैं और दूसरे में कैसे जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, देन वहां पे ट्विन स्टडीज वगैरह होती हैं, तो ये सब इन्हीं स्टडीज का पार्ट है। लेकिन जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है मेनली इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के कौटुंबिक अंतरण के बारे में, तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, लिंकेज एनालिसिस स्टडीज। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। ओके, प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है शाब्दिक आक्रामकता की प्रवृत्ति दर्शाने वाले व्यक्तियों में होता है। पर्सन्स inclined to be verbally aggressive have option 1 low threshold for behavior activation system, low threshold for flight fight system, high threshold for behavior inhibition system, high threshold for behavior activation system। ठीक है ना, अल्प सीमांत, अल्प सीमांत, उच्च सीमांत, उच्च सीमांत, ठीक है, व्यवहार सक्रियण के लिए, व्यवहार प्रावरोध के लिए और व्यवहार सक्रियण तंत्र के लिए, ठीक है। तो इसमें मोस्टली क्या होगा, आपने ये चीज कभी सुनी नहीं होगी, BAS एंड BIS, ठीक है। ये किसकी थ्योरीज है, क्या बता सकते हैं? तो ये आता है आपके इसके अंदर, ये आता है आपके बायोसाइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर, ठीक है। बायोसाइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर आता है ये आपका बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम प्लस आपका बिहेवियर इनहिबिशन सिस्टम। व्यवहार सक्रियण तंत्र जो है वो है आपका बिहेवियर एक्टिवेशन, एंड व्यवहार प्रावरोध तंत्र जो है वो है आपका बिहेवियर इनहिबिशन सिस्टम। इसको दिया किसने था, इसको दिया था मिस्टर जेफरी ग्रे, ठीक है। एक ही पर्सन है ये, मिस्टर जेफरी ग्रे, जे ग्रे से आप ध्यान रखिए। इन्होंने कब दिया था, इन्होंने दिया था 1970 में, ठीक है। 1970 में इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोसाइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है, आपकी बायोसाइकोलॉजिकल थ्योरी, जिसके अंदर क्या आते हैं, दो मेन कंसेप्ट क्या है इसके अंदर है आपके BAS, ठीक है, BAS बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम, मतलब आपका जो बिहेवियर है वो एक्टिवेट होगा, इस प्रकार से इसको याद रखिए। एंड देन आपका BIS यानी कि आपका बिहेवियर इनहिबिशन सिस्टम, ये क्या करेगा, आपका व्यवहार प्रावरोध तंत्र कहलाएगा ये, ठीक है। बिहेवियर इनहिबिशन, यहाँ पे क्या करेंगे आप, इनहिबिट करेंगे। बेसिकली बात की जाए तो BAS जो है और यहाँ पे BIS, ठीक है। तो BAS है वो क्या करता है, ये करता है आपका अप्रोच मोटिवेशन के लिए काम, ठीक है, अप्रोच मोटिवेशन के लिए काम करता है। एंड देन इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपका होता है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। यहाँ पे प्लस आपका पॉजिटिविज्म रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइड में रहेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, आपको रिवॉर्ड की आकांक्षाएं रहेंगी। यहाँ पे क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, आपकी बॉडी इस तरह से काम करेगी बिहेवियर में। प्लस आपके साथ क्या होगा, यहाँ पे अवॉइडेंस का मोटिवेशन होगा, ठीक है। स्ट्रेस एंग्जाइटी वगैरह कहाँ पे फील करेंगे आप, यहाँ पे फील करेंगे, ठीक है। और ये कैसा रहेगा, ये रहेगा नेगेटिव, ठीक है, आपका बिहेवियर इनहिबिशन सिस्टम, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। इसको निकाला था किसने, जेफरी ग्रे ने 1970 में। इसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बायोसाइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम, व्यवहार सक्रियण तंत्र, है ना, हमारा व्यवहार सक्रिय होगा। एंड देन आपका व्यवहार प्रावरोध तंत्र, ठीक है। BAS के अंदर क्या आएंगे, आपके मोटिवेशन आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव मोटिवेशन, आपको अचीवमेंट वगैरह करना है। एंड BIS के अंदर क्या आएगा, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी इसके अंदर आएगी, ठीक है, हैप्पीनेस इसमें आएगी BAS में, ठीक है। तो अब ऐसा कोई पर्सन जो इंक्लाइंड है किसके लिए, वर्बली एग्रेसिव बिहेवियर के लिए, ठीक है, शाब्दिक आक्रामकता, वो सीधे सीधे बात नहीं करता, टेढ़ी टेढ़ी बात करता है वो, है ना, बहुत वर्बली क्या है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो भी इस्तेमाल करके बात करता है। तो ऐसे जो लोग हैं ये कहाँ पे एक्टिव होंगे, ये आपको प्रश्न में पूछा है। तो इस प्रश्न में सिर्फ छोटा सा गेम है, ठीक है। अगर आपको केवल BAS एंड BIS भी अगर मालूम होगा तो आप इसको इजीली कर लेंगे। BAS क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एंड BIS क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। ये हमेशा किसकी बात करेगा, रिवॉर्ड्स की बात करेगा। ये किसकी बात करेगा, ये बात करेगा पनिशमेंट की, ठीक है, पनिशमेंट की। प्लस यहाँ पे क्या होगा, अवॉइडेंस मोटिवेशन होगा, है ना, अवॉइडेंस की अप्रोच रहेगी। और यहाँ पे अप्रोच करेंगे हम मोटिवेट होने के लिए, है ना, मोटिवेशन होना चाहिए हमको यहाँ पे BAS के अंदर, ठीक है। एक्टिवेट व्यवहार सक्रियण तंत्र के अंदर ये काम करेगा, व्यवहार प्रावरोध तंत्र के लिए ये काम करेगा। ऑलराइट,
ठीक है, तो इसी के साथ आप बताइए कि आप सिर्फ इसमें अगर आप एक चीज को एलिमिनेट कर देते हैं, प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए यूजीसी नेट वाले ने भी क्या किया है, एक्चुअली इस सवाल को गलत सेट कर दिया है। ठीक है, ये जो सवाल है रॉन्गली सेट, ठीक है, इसको रॉन्ग सेट किया है। इसके आपके कई सारे राइट आंसर्स हैं। ठीक है, राइट आंसर्स जो है इसके खूब सारे हैं, है ना, उनको देखते हैं अब हम। लेकिन जैसा कि हमको मालूम है खूब सारे राइट आंसर्स हैं, तो अब क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे हम एलिमिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसका नाम है XY21, ठीक है, XY21 एक पर्सन है जो क्या है, जो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है, ठीक है, अपने गोल की तरफ बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति आपको लगता है कि वर्बली एग्रेसिव हो सकता है? ठीक है, वर्बली एग्रेसिव हो सकता है, जो मोटिवेटेड है, गोल है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति XY21 क्या कभी भी वर्बली एग्रेसिव हो सकता है? ठीक है, क्या आपको लगता है ऐसा? प्लीज कमेंट डाउन कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति वर्बली एग्रेसिव हो सकता है। ठीक है, ये क्या होगा वो देखते हैं। लेकिन हम बात करते हैं आप कोई एक ऐसा व्यक्ति जो क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, उसको गलत गलत थॉट्स आते हैं, अपने लिए सेल्फ डाउट आता है, प्लस साथ ही साथ क्या होता है, उसको स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी उसको, क्या उसको वर्बली एग्रेसिव बनाएंगी? ये सारी चीजें, आपका जवाब क्या है? आपका जवाब है हाँ, यस, है ना। ये सारी चीजें क्या करेंगी उसको बताएंगी वर्बली एग्रेसिव। ठीक है, तो वर्बली एग्रेसिव में क्या होगा, उसका जो बिहेवियर किस टाइप का है, जो सवाल हमसे पूछा गया है वो कंसिडर होगा आपका BIS के अंदर, है ना, बिहेवियर इनहिबिशन सिस्टम के अंदर, यानी कि व्यवहार प्रावरोध तंत्र के लिए उच्च सीमांत, है ना, हाई थ्रेशोल्ड। ठीक है, हाई थ्रेशोल्ड मतलब जो उसकी इंटेंसिटी है ना, वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, किसके अंदर? BIS के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी इन द सेंस हम किसकी बात कर रहे हैं, BIS में काफी वो इंटेंस है। ठीक है, लो नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे लो होता तो क्या होता, ये आंसर रॉन्ग हो जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, हाई थ्रेशोल्ड, तो ऐसा व्यक्ति XY21 एक इस प्रकार का व्यक्ति है जो क्या है, हाई थ्रेशोल्ड फॉर बिहेवियर इनहिबिशन सिस्टम, है ना, उसकी इंटेंसिटी BIS के अंदर, व्यवहार प्रावरोध तंत्र के अंदर के लिए क्या है, उसका उच्च सीमांत है ना, उच्च हाई कैटेगरी में है। इसका मतलब ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो नंबर 1 ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम BAS। ठीक है, BAS किस टाइप का आदमी है, बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम XY21 में। अब यहाँ पे देखिए क्या गेम किया हुआ है, यहाँ पे उनसे क्या बोला गया है, यहाँ बोला है आपसे लो थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, हमेशा मोटिवेटेड रहता है, अपने गोल की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका कब होगा, ये सारे सिम्टम्स कब होंगे, जब क्या होगा, उसका हाई इंटेंसिटी होगी। ठीक है, उसकी उच्च तीव्रता होगी। लेकिन मान लीजिए अब यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे, लो इंटेंस बोल रहा है ना, लो थ्रेशोल्ड बोल रहा है, मतलब अगर वो BAS में कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, इसका मतलब वो BIS में कहीं ना कहीं ऊपर होगा। ठीक है, भले ही उसमें BIS के सारे सिम्टम्स ना हो, लेकिन बिहेवियर इनहिबिशन सिस्टम के कहीं ना कहीं पास में होगा वो, एज कंपेयर टू जो BAS में एक्टिवेशन सिस्टम में अपर रेंज में है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 3 करेक्ट है। साथ ही साथ फ्लाइट फाइट सिस्टम जो होता है, ठीक है, कि हम फाइट करना चाहते हैं या फिर हम फ्लाइट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी अब आपको एक जान के शॉक बात लग सकती है कि आपने कभी सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन फ्लाइट फाइट सिस्टम की खोज किसने की थी? ठीक है, ये थोड़ा सा शॉकिंग होगा आपके लिए। इमोशन की वो थ्योरी की मैं बात करेंगे हम। इमोशन की थ्योरी हमारी यहाँ से एंट्री करती है। इसमें आपने अब जो नाम सुनने वाले हैं, ये सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। मिस्टर कैनन ने बताया था फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम के बारे में। जी हाँ, ये वही कैनन है जो आप पढ़ते हैं कैनन बार्ड थ्योरी के अंदर। इमोशन का सिद्धांत जो आप पढ़ते हैं कैनन बार्ड थ्योरी, वहीं के मिस्टर WB कैनन ने बताया था आपके फ्लाइट फाइट सिस्टम के लिए। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। ऑलराइट, तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात कर रही है, फ्लाइट फाइट सिस्टम। या तो आप, अगर आपको डेंजर है, ठीक है, जो एनिमल्स लोग करते हैं, ह्यूमंस करते हैं, अगर डेंजर है तो इधर या तो आप उससे क्या करेंगे, फाइट करेंगे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, आप फ्लाइट करेंगे। ठीक है, फाइट करेंगे आप, इसमें आप फ्लाइट करेंगे। तो इसी के साथ क्या होगा, यहाँ पे आपसे क्या ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लो थ्रेशोल्ड। ठीक है, मतलब आप फाइट के लिए, फ्लाइट के लिए क्या हो सकता है आपके पास, लो थ्रेशोल्ड हो सकता है ना, इंटेंसिटी थोड़ी सी डाउन हो सकती है। उस चक्कर में भी क्या होगा, आप वर्बली एग्रेसिव हो जाएंगे, है ना, आप जो असामाजिक शब्द हैं उनका आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे ना, शाब्दिक आक्रामकता हो जाएगी आपसे। ठीक है, तो आप प्लीज गो
आउटसाइड की जगह क्या बोलने लगेंगे आप बोलने लगेंगे गेट आउट, ठीक है। ये होता है आपका वर्बली एग्रेसिव, ठीक है। तो अब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या क्या है इसमें, 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर एंड हाई थ्रेशोल्ड फॉर बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम इज द रॉन्ग आंसर, है ना। सब शब्द इसमें क्या पूछा हुआ है सवाल में हमसे, पर्सन इंक्लाइन टू बी वर्बली एग्रेसिव हैव कौन से होंगे, तो जिन्होंने भी इन तीन में से जो भी आंसर दिया था उनको आंसर करेक्ट मिला है, ठीक है। ऑल राइट, तो आई होप आपने BAS एंड BIS अगर आज तक नहीं पढ़ा था तो आज पढ़ लिया, एंड देन आप अगर फ्यूचर में सवाल आता है इनके ऊपर से तो मिस्टर आपको जे ग्रे याद आएंगे 1970 से। ऑल राइट, ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ओके, तो दिस वाज नॉट प्लान्ड फ्रॉम बिफोर, बट अभी आप जानते हैं अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आपका है अटेंशन, ठीक है। इस वीडियो में आपका अटेंशन है। नाउ अब आपका होने वाला है सेलेक्टिव अटेंशन। जैसे ही आप देखेंगे अभी टाइम को हो रहा है 25 मिनट्स एंड 57 सेकेंड, ठीक है। 26 मिनट अब हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 25 पे ठीक 25 मिनट बाद पहुंचे। अभी क्या हुआ आपका, जैसे ही हमने सेलेक्टिव की बात की आपका ध्यान कहाँ गया, उस टाइमर पे गया जो आपके वीडियो में चल रहा है, ठीक है, अप्रॉक्स 25 मिनट्स के आसपास। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अटेंशन, आप अटेंटिव होके ये लेक्चर देख रहे थे, बट सेलेक्टिव अटेंशन क्या है, जब आपने एक किसी पर्टिकुलर स्टिमुली पे अपनी आईज या फिर अपने सेंसरी ऑर्गन्स को क्या कर दिया, आपने फोकस कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये था आपका सेलेक्टिव अटेंशन का एग्जांपल। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। व्यक्ति की पहले उद्दीपक की निरंतरता के परिणाम स्वरूप दूसरे उद्दीपक के प्रति प्रत्युत्तर देने में असफलता का क्या कारण हो सकता है। द पर्सन्स फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द सेकेंड स्टिमुलस, ठीक है, while continuing to respond to the first stimulus is because of। काफी बढ़िया सा मजेदार सवाल है ये, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई स्टिमुली है 1, है ना, फर्स्ट स्टिमुली है, ठीक है, उस पर अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसी दौरान अगर आप कोई सेकेंड स्टिमुली दी जाती है तो क्या करेंगे, आप इसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, है ना। पर्सन का क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा इस स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, किसके कारण होता है ये, क्या ये एक्सेसिव मेंटल एफर्ट है, ठीक है, क्या ये प्राइमिंग का इफेक्ट है, क्या ये साइकोलॉजिकल रिफ्रैक्टरी पीरियड है, तो क्या फिर ये ERP है, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, साइकोलॉजिकल रिफ्रैक्टरी पीरियड, मनोवैज्ञानिक अननुक्रिया काल PRP, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप, ये क्या होता है, ये जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप किसी पहली स्टिमुली को प्रोसेस कर रहे हैं तो आप दूसरी स्टिमुली को प्रोसेस नहीं कर सकते किसी कारणवश। वो क्यों, वो पढ़ेंगे हम आपके एग्जाम के बाद में, ठीक है। अभी समझते हैं हम ERP क्या होता है, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल, ठीक है। आपका ये स्कैल्प है, मस्तिष्क है, इसमें क्या कर दी जाती है, वायर लगा दी जाती है, एंड देन आपके जो न्यूरॉन्स हैं, है ना, उनकी जो बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, वहीं पे हमको देखने को मिलता है इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल, ठीक है, वहीं पे हमको देखने को मिलता है इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल। तो ये बेसिकली स्टडीज के काम आता है, ठीक है। उसमें हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है, तो वो कहलाती है आपकी EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जिसका इस्तेमाल करके हम ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से फंक्शन कर रहा है, वहीं पे हमको देखने को मिलता है जब हम स्टडी करते हैं इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल के बारे में। प्राइमिंग इफेक्ट क्या होता है, लेट्स जस्ट से येलो, ठीक है, एंड नाउ आई एम सेइंग बनाना, ठीक है। आपको ये बनाना कैसा दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है येलो रंग का, पीले रंग का दिख रहा है, दिस इज सिंपली आपका प्राइमिंग इफेक्ट, ठीक है। जब भी येलो की बात आएगी आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में ये बनाना ही आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% के बारे में, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम मान लीजिए ब्लू की बात करते हैं, आपको क्या दिखता है, इधर आपको ओशियंस दिखते हैं और या फिर आपको सी दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमने आपको ब्लू बोला तो आपने अपना ब्लू वाला टेलीविजन देख लिया, ठीक है, या फिर इनफैक्ट अगर ब्लैक भी बोला जाए तो आपको ब्लैक से एकदम टेलीविजन या कोई ऐसी चीज याद नहीं आती है जो आप रेयरली देखते हैं, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका प्राइमिंग इफेक्ट। फर्स्ट स्टिमुलस की वजह से सेकेंड स्टिमुलस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। लेट्स जस्ट से सपोज ऑरेंज, है ना, या तो आपको वो फल वाला ऑरेंज दिख रहा होगा या फिर आपको कलर वाला, ठीक है। कलर बोलेंगे तो आपको ये दिखेगा, एंड देन ये के बाद आप ये स्टिमुली को प्रोसेस करेंगे तो आपको यही स्टिमुलस आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइमिंग इफेक्ट। और हम यहाँ पे कॉग्निटिव लोड की बात करते हैं। कॉग्निटिव लोड क्या होता है, एक्सेसिव मेंटल एफर्ट जब आप करते हैं, अत्यधिक मानसिक प्रयास करते हैं, उस दौरान आपको ये कॉग्निटिव लोड महसूस होता है, ठीक है। लेकिन सवाल क्या था, हमारा सवाल था while continuing to respond to the first stimulus, second stimulus को हम फेलियर कर जाएंगे, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका PRP। PRP से याद आया, वो जो 3 डायमेंशंस थे ऑसगुड सेमेंटिक में, वो क्या थे, वो थे आपके EPA, इवैल्यूएशन, पोटेंसी एंड एक्टिविटी।
ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, सम पीपल आर एबल टू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट, मैच सिमिलर ऑब्जेक्ट्स and describe the component parts, but they fail to recognize the objects they had just seen or drawn. Which of the following describes the phenomena? तो यहाँ पे एसोसिएटिव एग्नोसिया, एपरसेप्टिव एग्नोसिया, विजुअल नेग्लेक्ट एंड फॉर्म एग्नोसिया, ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, चित्र बनाने में सक्षम है, उसके समान वस्तु के साथ मिलान करने और संघटक भागों का विवरण करने में सक्षम है, लेकिन जो वस्तु उन्होंने कभी देखी नहीं थी, अभी देखी थी या बनाई थी, उसको पहचानने में असक्षम होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, हम समझ पा रहे हैं कि इसी को हमने बनाया अभी 8-10 लाइन का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अब ये बॉक्स को हम कुछ नाम नहीं दे पा रहे हैं, या ये क्या ऑब्जेक्ट है इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हमारा दिमाग ब्लैंक हो चुका है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम, कौन सा एग्नोसिया कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव एग्नोसिया, है ना, साहचर्यात्मक अभिज्ञान। ठीक है, तो हमने इसको बनाया, लेकिन अब हम इसको ही एसोसिएट नहीं कर पा रहे अपनी मेमोरी में कि ये बना तो दिया हमने कोई वस्तु, कोई थिंग, कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको बता नहीं पा रहे हैं कि दिस इज अ बॉक्स। ठीक है, तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को कहते हैं एसोसिएटिव एग्नोसिया। ठीक है, तो इसी के साथ ना ये विजुअल नेग्लेक्ट है, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है, चाक्षुष उपेक्षा। ठीक है, जैसे कुछ लोग नेग्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को देख के, वैसा नेग्लेक्ट नहीं है यहाँ पे। एंड देन फॉर्म एग्नोसिया भी नहीं है। एग्नोसिया की बात करें, एग्नोसिया क्या होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हमने, लेकिन उसको हम बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों, दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है एसोसिएटिव एग्नोसिया। ठीक है, तो एग्नोसिया जो होता है, ठीक है, अभिज्ञान, ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एसोसिएटिव एंड दूसरा होता है आपका एपरसेप्टिव। ठीक है, जस्ट इसमें जो हो रहा है वो इसमें नहीं होगा, जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ ये ध्यान रखना है, एग्नोसिया हमको 3 टाइप की जगह देखने मिलते हैं। मोस्टली इसको कवर करेंगे हम अपने लेक्चर्स में, एडवांस लेक्चर्स में एग्जाम के बाद, लेकिन अभी के लिए आपको जो काम आएगा वो है विजुअल, देन आपका है ऑडिटरी, ठीक है, एग्नोसिया, और तीसरा है आपका टेक्टिकल, जो आपका किससे फील होता है, आपके टच से मायने रखता है। ठीक है, टच से संबंधित होता है आपका टेक्टिकल। विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्टिक वाला जो होता है टच से, फील से ये रिलेट करता है। ठीक है, तो एग्नोसिया के 2 टाइप होते हैं, एसोसिएटिव, एपरसेप्टिव। एसोसिएटिव क्या होता है ये आपको मालूम पड़ गया, एपरसेप्टिव जस्ट इसका अपोजिट होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद 3 टाइप के देख लिए हमने, विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्टिक। ठीक है, तो वेट का टैक्स लग जाता है आपको एग्नोसिया के दौरान। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 ये कहता है, अपनी योग्यताओं का अन्वेषण एवं उनकी समझ हमें खुशी तो देता है, हम जानते हैं कि हम नेट क्लियर कर सकते हैं, यस आई कैन डू इट 100%, परंतु साथ ही नई जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति भयाक्रांत भी करती हैं। अरे जाके पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, घर से दूर जाना पड़ेगा, इस प्रकार की बातें क्या करती हैं, डराती भी हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम सिंपल जोना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जोना कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे, जोना कॉम्प्लेक्स मनोग्रंथि इसे कहते हैं। ठीक है, ये फियर ऑफ फेलियर नहीं है, मोटिव्स कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, एंड फियर ऑफ सक्सेस भी नहीं है, सिंपली क्या है, ये आपका जोना कॉम्प्लेक्स। ये सब आपको नाम पढ़ के समझ में आ रहा होगा क्या चीजें हैं। असफलता का भय तो यहाँ है नहीं, क्योंकि हमको क्या जानते हैं, हम योग्यताओं को जानते हैं अपनी, और जब हमको योग्यताएं मालूम है अपनी, तो हम कभी भी असफलता से घबराते नहीं है। ठीक है, बस हमको सही क्या जरूरत होती है, मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से जिस कितने मार्ग बताए हैं, 8 फोल्ड पाथ बताए हैं हमारे बुद्धिज्म के दौरान। ठीक है, जोना कॉम्प्लेक्स क्या बोलता है, ये जो ऊपर लाइन दी हुई है इसको आप याद कर सकते हैं, दिस इज जोना कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, इसी के साथ यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में बात करने से पहले हमको जिन मिस्टर को जानना है वो है मिस्टर शेल्डन। ये बात किसके बारे में करते हैं, ये बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा कि 2021 में फोकस कहाँ था इस पेपर का। ठीक है, ऑलराइट, मिस्टर शेल्डन जब बात करते हैं 3 टाइप की बात करते हैं, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, और तीसरा कौन सा है नीचे आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, सवाल आपसे पूछ रहा है क्वालिटीज, ऐसी गुणवत्ताएं सच एज क्या है उसमें, कामनेस, टॉलरेंस, सोशियबिलिटी, लव ऑफ कंफर्ट एंड इजी गोइंगनेस डिपिक्ट किसके बारे में बात करता है, विसेटोनिया, सोमैटोटोनिया, सेरेब्रोटोनिया एंड एक्टोमॉर्फिया। मिस्टर शेल्डन ने क्या बताई थी, सोमैटोटोग्राफी बताई थी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 पार्ट में बताया था पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में। शांति, सहिष्णुता, सामाजिकता, आराम, प्रेम तथा सहजता जैसी विशेषताएं किससे प्रदर्शित करती हैं, काय प्रधानता को, लंबाकृति को, एक्टोमॉर्फ को, प्रमस्तिष्क प्रधानता को एंड अंतरंग प्रधानता को। इस सवाल को हम ऑलरेडी 2021 के एमसीक्यू में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, विसेटोनिया, अंतरंग प्रधानता।
ठीक है, तो ऐसे जो लोग, ऐसे पर्सनैलिटी टाइप जिसके अंदर क्या है, अंतरंग प्रधानता है, विसर्टोनियल जो लोग हैं वो क्या शो करते हैं, क्वालिटीज, कामनेस, टॉलरेंस, सोशियबिलिटी, लव ऑफ कंफर्ट एंड इजी गोइंगनेस, वो डिपेक्ट करते हैं विसर्टोनिया वाले। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये पढ़ेंगे हम जब हम पढ़ेंगे शेल्डन की पर्सनैलिटी थ्योरी। ऑलराइट, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कहता है, इन विच फेज ऑफ एनराइट्स मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस। ठीक है, क्या करना है हमको, माफ कर देना है, किसी से गलती हो गई उसको क्या करना है, माफी प्रदान करना है। इंडिविजुअल गेन्स द कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑफेंडर इन अ न्यू लाइट दैट ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन व्यू अबाउट द ऑफेंडर, सेल्फ एंड रिलेशनशिप। ठीक है, मान लीजिए एक दोस्त है ए, ठीक है, ये है एक लड़का लड़की, जो आप समझना है आपके जेंडर के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, ये है ए एंड देन ये है बी। ठीक है, अब बी से क्या कर दिया, बी से कोई गलती हो गई। ठीक है, बी से क्या हो गई, कोई गलती हो गई, देन ए क्या हो गया, ए हो गया नाराज। ठीक है, ए हो गया नाराज क्योंकि बी ने क्या कर दी, गलती कर दी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, मिस्टर एनराइट यहीं पे आते हैं, मिस्टर एनराइट की एंट्री यहीं पे होती है। वो बोलते हैं साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस के बारे में, अगर ये जो ए है ये अगर बी को क्या कर दे, अगर बी सॉरी बोलना चाहिए पहले, लेकिन अगर ए क्या करता है, इसको फॉरगिव कर देता है, ठीक है, माफ कर देता है, तो ये जो ए है इंडिविजुअल क्या करता है, गेन्स अ कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, वो ये बात को समझता है कि अच्छा बी ने मेरा साथ छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, क्या रीजन था उसके पीछे, अपने कॉग्निशन से, अपने संज्ञान से, सूझबूझ से, है ना, एक नए पक्ष का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दैट ब्रिंग्स अ, जिसके फलस्वरूप अपराधी स्वयं और संबंध के बारे में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन व्यू, इसके बाद क्या आता है, जब वो रीजन समझ जाता है कि बी ने ऐसा क्यों किया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव व्यू लेके आता है, किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, मे बी इसका कोई ना कोई रीजन रहा होगा बी का, इसलिए उसने वो गलती की, इसलिए मैं उसको माफ करने वाला हूं। ठीक है, अबाउट द किसके बारे में, ऑफेंडर, साथ ही साथ सेल्फ के बारे में, इसको जब माफ कर देगा इसको भी, सेल्फ को भी अच्छी फीलिंग होगी, एंड देन इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिविज्म लाएगा वो बी के लिए, सेल्फ के लिए भी पॉजिटिव अच्छा फील करेगा, एंड देन उनकी जो रिलेशनशिप है वापस से स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये जो पूरा चक्र था ए और बी के बीच, इसको किसने डिस्कस किया था, इसको डिस्कस किया था मिस्टर एनराइट ने। ठीक है, ये कहां से थे, ठीक है, इसको नीचे कमेंट कर दीजिए आप, अमेरिका, जर्मनी, जापान कहां से थे। ठीक है, तो जो एनराइट जी थे, इन्होंने क्या बताया, साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस के बारे में। ठीक है, प्रतिपादित क्षमा के मनोवैज्ञानिक प्रतिमान के बारे में बताया मिस्टर एनराइट ने। ओके, एंड देन उसके बाद क्या होता है, इन्होंने जो बताया, इन्होंने 20 बातों के बारे में डिस्कस किया था, है ना, लेकिन अब इतनी सारी बातें हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में आ जाएंगी तो क्या होगा, हम काफी परेशान हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, इनको बेसिकली 4 बातों में डिवाइड कर दिया। पहला है आपका अनकवरिंग फेज, दूसरा है आपका डिसीजन फेज, तीसरा है आपका वर्क फेज, एंड चौथा है आपका डीपनिंग फेज। ठीक है, तो सवाल ये पूछ रहा है कि ये सारी जो कहानी है ये इन चारों में से कौन से फेज में से होती है, रहस्योद्घाटन चरण, अभिनिश्चय चरण, कार्य का चरण एंड गहनता मूलक चरण। जरा आप सोचिए कौन से फेज में होना चाहिए, क्या लगता है आपको, अनकवरिंग फेज में होगा, डिसीजन फेज में होगा, वर्क फेज में होगा, या फिर डीपनिंग फेज में होगा। जरा सोचिए, इतनी सारी चीजें कहाँ होंगी, इतनी सारी चीजें सिंपल एंड सिंपल कहाँ होंगी, आपके कार्य का चरण वर्क फेज में होंगी। ठीक है, अनकवरिंग फेज में आप पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सोचना कि मुझे माफ करना है या नहीं। डिसीजन फेज में क्या करेंगे, आप थोड़ा और सोचेंगे, वर्क फेज में ये सारी चीजें होंगी, एंड देन डीपनिंग फेज में और भी अलग चीजें होंगी। इनको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, लेकिन एग्जाम के बाद आप समझ गए 4 फेज किसके हैं, ये एनराइट के हैं, एनराइट्स मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस। ओके, नाउ हम मूव करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, 30th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, एंड देन इसमें हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में, एंड देन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पीवाईक्यू में कुछ लोगों ने जो गलत सवाल दिए थे, आज उन पे से राज का पर्दा उठेगा। ठीक है, और हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, इट इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज विदाउट एक्सपीरियंसिंग डिससेटिस्फैक्शन, है ना, बिना असंतुष्टि के स्वीकार करना संभव है किसको, संसार को। दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में किससे संबंधित है। आप सभी को मालूम है, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, राइट थॉट इन एटफोल्ड पाथ एंड राइट माइंडफुलनेस, ये बिल्कुल भी नहीं है। कंफ्यूजन जो था लोगों को, कंफ्यूजन जो था वो किस पे था, वो था संतोष असंतोष का होना, एंड देन लोभ का परिहार। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि ये 8 फोल्ड पाथ में तो कोई बात नहीं कर सुनी हमने ऐसा। ठीक है, उसमें हमने क्या रखा, राइट विजन, राइट वर्क, राइट एटीट्यूड, वो सब रखना है हमको 8 फोल्ड पाथ में। और ना ही हम ये जानते हैं कि 4 नोबल ट्रुथ जो है
उसमें भी ये वाली बात कहीं नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचते हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। तो राज की बात यह है कि ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, संतोष असंतोष का होना इस बात को जस्टिफाई नहीं करता है कि संसार को जैसा है वैसा ही बिना असंतुष्टि के स्वीकार करना संभव है। ये कब हो सकता है, केवल और केवल तभी होगा जब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ क्रेविंग, लोभ का परिहार। ठीक है, लोभ का परिहार जैसे ही हम करेंगे, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज, संसार को जैसा है उसको ही हम बिना किसी डिससेटिस्फेक्शन के हम क्या करेंगे, इसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तभी हो सकता है ये, कब होगा, जब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ क्रेविंग। जैसे कि आप देखते हैं चॉकलेट ना, उसको खाने के लिए क्या आती है, आपको क्रेविंग आती है। ठीक है, आपको लालच आता है, क्रेव होते हैं आप उसके लिए, चॉकलेट के लिए। ठीक है, और इससे क्या होता है, जब ये चॉकलेट नहीं मिलती है आपको, है ना, चॉकलेट नहीं मिलती है तो अब क्या होते हैं, आप होते हैं डिससेटिस्फाइड। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा ये डिससेटिस्फाइड या के कहां से आया, ये आया है ऑसगुड सेमेंटिक के सेटिस्फाइड से। ठीक है, तो ऐसे लिंक करना है हमको थोड़ा स्मार्टली। ठीक है, इसलिए आपको वहां पे सेटिस्फाइड बताया था क्योंकि लास्ट में हमको यहाँ डिससेटिस्फाइड की बात करनी थी। ठीक है, ये तो जस्ट अभी इम्प्रोवाइज किया है। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे चॉकलेट के आपको नहीं मिलेगी तो क्या हो गया, आप नाराज होंगे, आपको क्या आएगा, आपको डिससेटिस्फेक्शन आएगा। ठीक है, तो यही डिससेटिस्फेक्शन को हमको क्या करना है, हमको एक्सपीरियंस नहीं करना है ना, विदाउट एक्सपीरियंसिंग डिससेटिस्फेक्शन। तो अगर हम इस चॉकलेट के लिए हम क्या करेंगे, इस चॉकलेट के लिए अगर हम क्रेविंग ही ना रखें, है ना, क्रेविंग ही ना रखें तो क्या होगा, लोभ का परिहार होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्रेविंग ही रखेंगे हम तो क्या होगा, असंतुष्टि हमको आएगी ही नहीं, डिससेटिस्फेक्शन हमको बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 30 नंबर का आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 लोभ का परिहार। तो अगर मान लीजिए आपको इस बार 22 में बुद्धिज्म से सवाल आता है और इस टाइप का कुछ आता है तो थोड़ा सा स्मार्टली इसको डील करेंगे। ऑलराइट, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। होपफुली आपने फेरोमोन्स देख लिया होगा। ठीक है, प्लस आपने थ्योरी ऑफ इमोशंस भी देख ली होंगी, अगर नहीं देखी है तो नीचे जाके लिंक से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, 1 जुलाई हो गई है आज। ठीक है, हार्डली 7 दिन बचे हैं जो कभी भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, 99.9% चांसेस है कि नहीं होगा, लेकिन 0.1 साइकोलॉजी में हमेशा रहता है। ठीक है, तो लेकिन हम प्रिपेयर करेंगे अच्छे से ताकि जब भी हमारा एग्जाम हो, ठीक है, तो उसमें हम अच्छा स्कोर करें। ठीक है, ये हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि एग्जाम 8 तारीख को होगा, 9 तारीख को होगा, या फिर अगस्त में होगा, या फिर आगे डेट्स जाएंगी। ठीक है, इससे हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने क्रेविंग रख दी, क्या आएगा, हमको हमको असंतुष्टि आ जाएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो भी पढ़ाई करिए, यहाँ वहां जाके आप दूसरे चैनल पे नेट एग्जाम कब होगा ये सब सर्च करते हैं। ठीक है, वो सब डेट्स देखते हैं, उसके बजाय आप हमारे ही वीडियो 2, 3, 4 बार देख लेंगे तो आपके नंबर तो डेफिनेटली 100% इंक्रीज हो जाएंगे, सॉरी 100 नहीं, 99.9% इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।